वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है हर रोज़ वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज सेट 24 है और आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो इस टाइप के सवाल हम लोग हार्ड क्वेश्चन सीरीज में भी कर चुके थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं, वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनता है। जैसे 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि 18 पारी तक का जो औसत था, 18 पारी तक का जो औसत था वो एक्स था। 18 पारी तक का औसत एक्स था। तो अगर जब 18 पारी तक का औसत एक्स था तो 18 पारी तक टोटल कितने रन बन जाएगा? 18 एक्स रन बन जाएगा। 18 पारी तक का औसत अगर एक्स था तो 18 पारी तक का टोटल रन 18 एक्स। 19वां पारी में 78 रन और बनाया। अगर हम इसमें 78 रन ऐड कर देंगे तो ये जो आएगा ये 19 पारी तक का टोटल रन आ जाएगा। 18 एक्स 18 पारी तक और 78 19वां पारी में। अगर हम इसको 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये 19 पारी का औसत आ जाएगा। और इस औसत के बारे में क्या बोला जा रहा है कि पहले जो औसत था उससे 2 कम हो गया, यानी पहले औसत x था और अब इसमें 2 कम हो गया। तो ये भी 19 पारी का औसत आ गया, ये भी 19 पारी का औसत, दोनों बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x प्लस 72 इजिकल टू 19x माइनस 38। अब ये 18x उधर आएगा और 38 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 78 था, सॉरी ये 78 था। तो अगर ये 38 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 116। x बराबर 116। तो x हम लोग क्या माने थे? 18 पारी तक का औसत माने थे। तो अगर x जो आया 116 वो क्या आ गया? 18 पारी तक का औसत। लेकिन बोला 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? तो 19वीं पारी में उसका औसत में 2 कमी हो गया था, यानी 116 18 पारी तक था, 2 कमी कर देंगे 114, ये 19वीं पारी का औसत आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। मान लें ABCDEF जो 2 के बराबर नहीं है, 6 भिन्न घनात्मक वास्तविक संख्या हैं। यानी ये जो 6 संख्या हैं वो अलग अलग घनात्मक वास्तविक संख्या हैं, ये 2 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 2 के बराबर नहीं है तो A/B C/D और E/F ये सब 2/3 के बराबर है, ये 2:3 के बराबर है। और ये सब अगर भिन्न भिन्न घनात्मक पूर्णांक है तो सबका मान हम अलग अलग रखना पड़ेगा। सबका मान जब हम अलग अलग रखेंगे तो 2 भी नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटा से छोटा मान रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम A के बदले में 4 रखेंगे तो B के बदले में कितना रखना पड़ेगा? 6, 2:3 में रखने के लिए। अगर फिर हम C के बदले में 6 रखते हैं तो D के बदले में कितना रखना पड़ेगा? 2:3 में बनाने के लिए 9। तो हम क्या करते हैं, छोटा संख्या रखते हैं। और E के बदले में अब हम 7 रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा रखना पड़ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। हम E के बदले में अगर हम कितना 8 रखते हैं, E के बदले में 8, तो F के बदले में कितना रखना पड़ जाएगा? 12 रखना पड़ जाएगा। तो यानी A/B भी आ गया 4/6, ये 4 है, ये 4/6, यानी ये भी 2/3 हो गया और C/D भी 2/3 हो गया, 3 से काटेंगे तो। और E/F भी 2/3 आ गया जब हम 4 से काटेंगे तो। सब 2/3 के अनुपात के बराबर आ गया। और कोई भी मान बराबर नहीं है, सब भिन्न भिन्न पूर्णांक वो है, यानी भिन्न घनात्मक वास्तविक संख्या बोला है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है निम्नलिखित में से किस व्यंजक के बराबर नहीं होगा। पहले इस व्यंजक का मान निकाल लेते हैं, यानी 3E - 4/3F - 6, यानी इस व्यंजक का मान कितना आ जाएगा? अगर हम E के बदले में 8 रखना पड़ेगा और F के बदले में 12, E के बदले में 8 और F के बदले में 12। तो अगर हम E के बदले में 8 रखेंगे तो 8 × 24 - 4 बाई, और F के बदले में अगर हम 12 रखेंगे तो 12 × 36 - 6, यानी ये कितना आ गया? 24 में 4 गया 20 और 30, यानी 2:3 आ गया। यानी इस व्यंजक का जो मान था वो क्या आ गया? 2/3। तो ये 2/3 कौन से व्यंजक में आपको नहीं मिलेगा? अगर हम A नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, A + C + 4, तो A के बदले में 4 था और C के बदले में 6 था, तो 6 × 4 = 10, अब +4 14 बटा B + D + 6, यानी B के बदले में 6, D के बदले में 9, 9 × 6 = 15, 6 = 21, तो 7 2/3 आ गया
यानी ये व्यंजक भी 2/3 के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे बोला किसके बराबर, इस व्यंजक के बराबर कौन नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया। अगर हम बी नंबर ऑप्शन लेते हैं तो 3C, तो सी के बदले में 6 यानी 18 प्लस 4A, ए के बदले में 4 यानी 16 प्लस 2 डिवाइड बाय बी के बदले में 6 यानी 6 18 प्लस डी के बदले में 9 यानी 9 चौका 36 प्लस 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 16 2 18 18 36 और नीचे कितना आ जाएगा 18 3 21 और 36 57, यानी 36/57 आ गया। तो ये अब शॉर्ट फॉर्म में टूटेगा नहीं, टूट पाएगा, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस व्यंजक यानी 2/3 के बराबर नहीं आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 50 व्यक्ति और 50 डब्बा भी है, उसमें से पहला व्यक्ति प्रत्येक डब्बा में 1 गोली रखता है और दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डब्बा में 2 गोली रखता है। इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डब्बा में 3 गोली रखता है, तो 50वां व्यक्ति केवल 50वें डब्बा में 50 गोली रखता है, तो 50वें डब्बा में कुल कितनी गोलियां हैं। कहने का मतलब है टोटल 50 डब्बा रखा हुआ है, ये टोटल 50 1 2 3 4 5 6 7, ये जाते जाते 50 डब्बा तक रखा हुआ है, यानी लास्ट में 50 डब्बा रखा हुआ है। पहला व्यक्ति आता है, वो क्या करता है प्रत्येक डब्बा में 1 गोली रखते हुए चला जाता है, तो 50वां डब्बा में भी 1 गोली रख देगा। दूसरा व्यक्ति आता है और प्रत्येक दूसरा यानी पहला डब्बा में नहीं दूसरा डब्बा में 2 गोली रखेगा, फिर दूसरा डब्बा में 2 2 गोली रखते जाएगा, यानी चौथा डब्बा में फिर 2 गोली रखेगा, फिर छठा डब्बा में, फिर 8वां 10वां, उसी तरह जाते जाते 50वां डब्बा में भी 2 गोली रख देगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा प्रत्येक तीसरा डब्बा में 3 3 गोली रखेगा, यानी ये डब्बा 2 डब्बा छोड़ कर तीसरा डब्बा में 3 रखा, फिर 2 डब्बा छोड़ कर तीसरा डब्बा में 3 रखा, फिर छठा डब्बा में रखेगा, फिर 9वां डब्बा में रखेगा, फिर 12 डब्बा में, 15वां डब्बा में, उसी तरह जाते जाते 48वां डब्बा में रखेगा, और 48वां डब्बा के बाद वो 51वां डब्बा में चला जाएगा। जबकि जबकि हमें 50वां डब्बा में पूछा है, तो यानी 50वां डब्बा में वो नहीं डाल पाएगा, यानी जो व्यक्ति प्रत्येक तीसरा डब्बा में डालेगा तो 3 का मल्टीपल में 50 तो आता नहीं है, तो यानी 50 में नहीं पहुंच पाएगा। चौथा व्यक्ति आएगा, वो प्रत्येक 4 डब्बा में 4 4 गोली डालते जाएगा, तो प्रत्येक 4 4 चौथा डब्बा में डालेगा, तो चौथा डब्बा में, फिर 8वां में, फिर 12 में, 16 में, उसी तरह जाते जाते 40वां में, फिर 44 में, 48 में, फिर 52 में, यानी 50वां डब्बा में चौथा व्यक्ति भी नहीं डाल पाएगा। अगर 5वां व्यक्ति आता है, वो अगर 5 डब्बा में डालते जाएगा, प्रत्येक 5वां डब्बा में डालेगा, तो पहला बार 5वां डब्बा में डालेगा, फिर 10वां में डालेगा, फिर 15 20 25 30 35 40 45 और 50वां डब्बा में भी ये 5 गोली डाल देगा। फिर छठा व्यक्ति क्या करेगा प्रत्येक 6 डब्बा में डालते जाएगा, तो 6 के मल्टीपल में 50 आता नहीं है, तो वो मतलब छठा व्यक्ति उसमें नहीं डाल पाएगा 50वां में, फिर 7वां भी नहीं, 8वां भी नहीं, फिर एक ही बार 10वां व्यक्ति प्रत्येक 10 10 डब्बा में जब डालेगा तो 50वां डब्बा में 10 गोली डाल देगा। फिर और कौन मल्टीपल में आ जाता है, 50 का मल्टीपल में और कौन हो जाएगा, उसके बाद 25वां व्यक्ति प्रत्येक 25वां डब्बा में डालेगा, तो वो भी 50वां डब्बा में 25 गोली डाल देगा। फिर 50वां व्यक्ति केवल 50वां डब्बा में डालेगा, तो टोटल मिला के कितना गोली हो जाएगा 5 2 7 1 8 5 13 और 5 2 7 1 8 और 1 9, यानी टोटल मिला के 93 गोली 50वां डब्बा में आ जाएगा। तो यानी जिसका जो मल्टीपल आए 50, जिसका मल्टीपल आएगा उतना गोली उसमें पहुंचते रहेगा। जैसे ये सवाल, इस टाइप का सवाल बताए भी थे, अगर कहीं पे अगर मान चलिए 1 + √3 + √2 दे और नीचे के वर्गों का अंतर यानी 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, इन दोनों का अंतर अगर 1 आ जाए तब कुछ नहीं करना है, इसका जो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा √3 - √2, केवल साइन बदल देना है। क्यों, जैसे अगर हम इसका परमेकरण करेंगे √3 - √2 से, √3 - √2 से, तो नीचे क्या आ जाएगा a + b × a - b, यानी a² - b², a स्क्वायर करेंगे तो 3 और b स्क्वायर करेंगे तो 2, तो नीचे तो 1 आ गया, यानी ये पूरा कैलकुलेशन 1 आ गया। अगर हम हर में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर ही रहता है, तो मेरे पास केवल क्या बचा √3 - √2। तो इसी तरह अगर मान चले नीचे में हर में दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे केवल इसका साइन चेंज कर लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यानी 1/√2 + √3 को क्या लिख सकते हैं √3 - √2, बड़ा संख्या को पहले लिखना है। 1/√3 + √4 को क्या लिख सकते हैं √4 - √3। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं √5 - √4।
इसको क्या लिख सकते हैं, √6 माइनस √5। अब यहाँ से अगर ये देखें तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, √4 से √4, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, √6 और यहाँ बचा -√2। अगर हम इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बच जाएगा। √6 में से अगर √2 कॉमन लें तो √3 बच गया और -1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो √2 इंटू √3 - 1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें x का क्या मान होगा कि ये एक पूर्णांक बन जाए। पूर्णांक का संख्या क्या होता है, जैसे जितना भी निगेटिव संख्या हो, -2 -3 -4 -1, जो नंबर से जो संख्या रेखा पर हम जिसको दर्शाते हैं वो सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इसमें हम x का क्या माना होगा कि यह एक न्यूनतम, यह एक पूर्णांक बन जाएगा। सबसे पहले आते हैं जैसे 5/12 + 7/16 + x दिया गया। तो पहले इस दोनों का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो इन दोनों का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 48 एलसीएम हो जाएगा, 12 चौका 48 20 और +16 3 48 21, यानी इसका जो मान आया इस दोनों का क्या आएगा, 41/48। कहीं कुछ गलती तो नहीं ना, 12 चौका 48 20 और 16 3 48 21, यानी 41/48 + x। देखिए अगर हमको पूर्णांक में लाना है तो हम कोई ऐसा संख्या ऐड करेंगे कि 48 उसको काट दें। तो या तो यहाँ पे अगर 7/48 रहता, 7/48, तो 48/48 यानी 1 हो जाता। अगर 7/48 नहीं आए तो कोई ऐसा मान हो जो 96/48 बना दे इसको, क्योंकि 96/48 भी आएगा तो 2 बना देगा। या फिर 144/48 बना दे इसको, क्योंकि तब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम x का कोई ऐसा मान रखते हैं, या तो 96/48 बना दे या तो 144/48 बना दे। तो अगर हम ऑप्शन से 45 कितना ले लेते हैं, यहाँ पे 17/16 है, यहाँ पे 17/16 है, तो 16 तो 51 हो जाएगा, यानी 71/48 आ गया। तो कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि 96/48 बना देगा इसको। 25/48 अगर हम ऑप्शन में से लेते हैं तो 25/48, तो ये दोनों मिलकर 96/48 हो जाएगा, यानी ये कट के पूर्णांक संख्या 2 बन जाएगा। तो जो ऑप्शन से इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि 25/48 लेंगे तो टोटल 96/48 हो जाएगा इस दोनों का सम, तो ये पूर्णांक संख्या 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 307 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, तो 3 बार में लग जाएगा, यानी 921, तो ये कट जाएगा 7 और ये 8 9, फिर ये 2 बार में लगेगा तो 614, यहाँ पे 5 7 1, यानी वो 175। अगर सवाल ये रहता कि इसमें हम न्यूनतम संख्या कौन सी संख्या घटाया जाए कि जो योगफल होगा वो 307 से विभाजित हो जाए, यानी घटाने का अगर बात रहता तो हम सीधा शेषफल को घटाते हैं, यानी अगर हम 175 घटा देते हैं तो यह 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। लेकिन सवाल में जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब भी जोड़ने की बात है तो हम क्या करेंगे, भाजक में से पहले शेषफल को घटा देंगे। यानी 307 में से अगर हम 175 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 132। अगर तो जोड़ने की बात आए तो हम क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे तो 132 आएगा। यही संख्या हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी हम 132 जोड़ेंगे तो यह 307 से भाग हो जाएगा। घटाना रहेगा तो सिर्फ शेषफल घटाएंगे, लेकिन अगर जोड़ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 पुरुष और 5 महिला एक काम को 8 दिन में करते हैं और 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हम इस सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं, m1 × d1 = m2 × d2 फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो पहला बार कितना है, 3 मेल है और 5 फीमेल हैं। ये कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। नेक्स्ट टाइम 2 मेल है और 7 बच्चा है, 2 मेल और 7 बच्चा, ये कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो आतरी का 24 मेल + 40 फीमेल बराबर 24
ये 12 दिन में कर रहा है, सॉरी, ये 12 दिन में कर रहा है। तो 24 मेल प्लस 84 फीमेल, तो यहाँ 24 मेल से 24 मेल कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 40 फीमेल बराबर 84, ये चिल्ड्रेन था, यहाँ पे सी है ना, ये चिल्ड्रेन, तो यानी 84 चिल्ड्रेन। अगर हम 4 से काटेंगे तो 10 फीमेल बराबर 21 चिल्ड्रेन, यानी 10 औरत कितना के बराबर होगी, 21 बच्चा का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितनी महिला एक दिन में उतना ही काम कर सकेगी जितना 21 बच्चा। 21 बच्चा किसके बराबर है, 10 फीमेल के बराबर है, तो कितनी महिला होगी, 10 महिला होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 27/128, ए का मान है, बी का मान 211/3125 और सी का मान 125/84। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शांत है और कौन अंतरहित है, यानी शांत किसको बोलते हैं, एक शांत होता है एक अशांत होता है, यानी अंतरहित इसी का नाम बोला, अशांत को ही अंतरहित बोला जाता है। जैसे शांत किसको बोलता है, अगर हम 2/5 लिखें, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो हम पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी पूरी तरह से कट गया, यानी 0.4 इसका आंसर आ गया, पूरी तरह से कट गया। अगर हम यहीं पे 2/3 लिख दें, अगर हम 3 से 2 को भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट देंगे, यहाँ उतरेगा तो 6 18 फिर 2 फिर 0 उतारेंगे तो फिर 6 18 फिर 2 उतारेंगे, ये उतरते रहेगा, यानी इसका जो मान होगा 0.6666 ये कहीं नहीं कटेगा, 6666 आते रहेगा, तो ये अशांत हो गया। अशांत वो चीज़ होता है जो दशमलव में पूरी तरह से ना कटे, और शांत वो होता है जो दशमलव में पूरी तरह से कट जाए। तो अगर हम भाग देने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसका एक तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 2 और 5 हो, 2 तथा 5 हो तो शांत हो जाएगा, तो वो जो भिन्न होगा वो शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ हो, इसके अलावा यानी 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ हो तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 128 है, अगर हम 128 का फैक्टर करें 2 से 44 बार में, सॉरी 64 बार में, फिर 2 से ये 32 बार में, फिर 2 से ये 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर ये 8 जो है 2 से 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में, यानी इसके फैक्टर में 2 के अलावा और कोई संख्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो अगर 2 या 5 हो तो वो संख्या क्या होता है, शांत, यानी ए जो है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 आ रहा है, तो यानी ए जो है ये आ गया शांत। अगर बी के डिनोमिनेटर देखें 3125, इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 से कितना बार में कटेगा, 625 बार में, फिर 5 से 25 बार में, 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी इसके डिनोमिनेटर में केवल 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल 5 आ रहा है, तो जो बी होगा वो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो अशांत होगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। अगर सी के डिनोमिनेटर में क्या है, 84, अगर 84 का हम फैक्टर करें 2 से 42 बार में, 2 से ये 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, यानी इसके डिनोमिनेटर में 2 के अलावा 3 और 7 भी आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आए तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी क्या होगा, अंत रहित होगा, यानी जिसका अंत नहीं होगा, अंत रहित होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए बी शांत और सी अंत रहित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम किसी के डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा किसी का मल्टीपल है तो वो सीधा हम क्या कहेंगे, वो अंतरहित होगा, यानी अशांत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्लब में प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या से 3 गुने से 10 रुपये अधिक का अंशदान किया, यदि कुल अंशदान 3000 का हो तो सदस्यों की संख्या कितनी है। जैसे अगर मान चलिए अगर टोटल सदस्य 10 होता, टोटल सदस्य 10 होता, टोटल सदस्य, तो एक सदस्य जो है, एक सदस्य कितना रुपया देता,
इसके 3 गुने से 10 रुपये अधिक, यानी 10 का 3 गुना 30 अब प्लस 10 रुपये अधिक, यानी 40 रुपये एक सदस्य देता। अगर एक सदस्य 40 रुपये देता और टोटल 10 सदस्य है तो टोटल इनकम कितना हो जाता है 400, जबकि यहाँ पे टोटल इनकम 3000 दिया गया है। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। अगर हम इसका 50 मान लेते हैं, यानी टोटल सदस्य हम 50 मान लेते हैं, तो एक सदस्य कितना दे रहा है, प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10, यानी 50 का 3 गुना 150 और 10 उसमें अधिक दिया, 50 यानी 160 दिया, यानी टोटल कितना हो जाएगा इनकम 1685 8000, जबकि टोटल अंशदान 3000 ही है। तो इसका मतलब 50 भी नहीं होगा ऑप्शन। अगर हम 30 लेते हैं, टोटल सदस्य 30 था, तो एक सदस्य कितना देगा, 30 का 3 गुना 90 और 10 रुपये अधिक, यानी 100 रुपये एक सदस्य देगा, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 3000। टोटल अंशदान कितना हो जाएगा 3000 का। यहाँ भी बोला कुल अंशदान 3000 का हो, तो इसका मतलब टोटल सदस्य जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर टोटल सदस्य 30 होगा तो एक सदस्य कितना देगा, 3 गुना से 10 अधिक, यानी 30 का 3 गुना 90 प्लस 10 100, यानी एक सदस्य अगर 100 देगा, टोटल 30 सदस्य है तो कितना हो जाएगा टोटल इनकम 3000 और टोटल अंशदान 3000 का दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12%, एक मिनट, पाइप पे एक टंकी को 30 मिनट में भरता है और पाइप पे भी 25 मिनट में। जब टंकी खाली हो तो पाइप से उसे 90 मिनट में खाली कर सकता है, यानी ए उसको 30 मिनट में भर रहा है, ये भरने वाला है, बी इसको 25 मिनट में भर रहा है और सी इसको 90 मिनट में खाली कर रहा है। जब तीनों मिलकर काम करेगा तो क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/25, ये दोनों भरने वाला था तो प्लस और खाली करने वाला है तो माइनस, यानी 1/90, यानी यहाँ से कैलकुलेशन करके जो मान आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 126,000 है, यानी मार्क प्राइस यानी सूची मूल्य कितना है 126,000, ठीक है। अगर अंकित मूल्य पे 12% की छूट देंगे तो हम लोग कितना में बेचेंगे 126,000 पे। अगर हम 12% छूट दे रहे हैं तो 88% में बेचेंगे, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 126,000 का 88% क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य टोटल इतना रुपया है और इस पर हमको अगर 10% का लाभ मिल रहा है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए 100/110, यानी विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है तो 100/110। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 0 से 1 0, 11 से 8 बार में, यानी 8 48, यानी 10,800, 12 से यानी 1,08,000, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, यानी 9 वस्तु के मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, 9 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, यानी 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 9 वस्तुएं 12 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 12 वस्तु जो है वो 9 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, तो यानी 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य को काट के यहाँ ले जाए और ये 12 को काट के यहाँ ले जाए, तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 9 रुपया तो विक्रय मूल्य 12 रुपया हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहने पर लाभ कितना का लाभ हो रहा है 3 रुपये का। 9 रुपये में खरीदे 12 रुपये में बेचे, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना में 9 में गुने 100, यानी 3 से 3 बार में 100/3, यानी 33.1/3% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते ABC में, जहाँ BC 9 सेंटीमीटर, यानी ये 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और AC 12 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और AB 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग AC से काट लेंगे, यानी यहाँ से ये एक लाइन था जो कितना सेंटीमीटर का था 12 सेंटीमीटर का था, ये इस लाइन का लंबाई। अगर हम इसमें से 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिए, यानी कहने का मतलब है अगर हम 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से हम क्या किए 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिए,
इस तरह से हम लोग 2 सेंटीमीटर के एक वर्ग काट लिए। तो शेष आकृति का परिमाप क्या होगा? देखिए 7 लंबाई ये, 9 7 16 तो ये हो जाएगा, यानी 16 परिमाप यहाँ हो जाएगा। अगर इस पूरे लाइन की लंबाई पता चल जाए, यानी ये लाइन, ये पूरे लाइन की लंबाई पता चल जाए, ये पूरे लाइन की लंबाई, तो हम लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं। टोटल 12 था, अगर हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर हटा तो यानी ये अब 10 बच गया, ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ जुड़ा, 2 सेंटीमीटर ये लंबाई बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर ये लंबाई बढ़ गया, यानी टोटल लंबाई कितना हो गया? ये 10 2 12 2 14 2 16, यानी ये भी लंबाई 16 हो गया, और ये दोनों लंबाई मिलकर 16 था, यानी 16 + 16 32, यानी टोटल परिमाप जो होगा वो अब 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की जो लंबाई होता है, बाउंड्री का लंबाई, वो उसका परिमाप होता है। तो बाउंड्री में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो इसीलिए जो टोटल परिमाप होगा इसका 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या जो ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और PQRS यानी इसका व्यास हो गया। अगर इस वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो टोटल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है तो 36 पाई, पाई r², यानी 36 पाई टोटल क्षेत्रफल। अब क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें कि PQ और QS को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए छायांकित भाग और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे ये PQRS था, P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। तो ये सब बराबर था, तो इसका मतलब ये भी लंबाई 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है PQ, QR और RS तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर होगा, यानी एक QR को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया, इसका मतलब कि इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इस वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 पाई, 4 चौका 16 पाई हो जाएगा, यानी ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा वो 16 पाई हो गया, ये वाला वृत्त का। अब छायांकित भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देते, तो 18 पाई हो जाएगा। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई था, अगर हम इसका आधा करेंगे तो यानी ये भाग 18 पाई होगा और नीचे वाला भी भाग 18 पाई होगा। इस भाग में से हम क्या करते हैं, इस वृत्त के क्षेत्रफल, यानी जो ग्रीन कलर का वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देंगे ये ग्रीन कलर वाले वृत्त का, तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। तो इस ग्रीन वाले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी 16 पाई का आधा, यानी 8 पाई, यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई था, उसका आधा करेंगे तो 8 पाई, तो यानी ये जो ऊपर वाला ग्रीन भाग का क्षेत्रफल होगा 8 पाई होगा, यानी 18 पाई में से 8 पाई गया तो 10 पाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, और टोटल 36 पाई था, जब 10 पाई ये हो गया तो 26 पाई और छायांकित भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 2 से 5 बार में, 2 से 13 बार में, यानी 5:13 इसका आंसर हो जाएगा, छायांकित भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट आते हैं, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर एक आयत दिया गया है, इस आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया गया और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई एक्चुअली ज़्यादा रख लेते हैं, लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। अगर हम बिना किसी हानि का एक वर्ग काटने की कोशिश करते हैं और 3 सेंटीमीटर का वर्ग काट रहे हैं, अगर हम 3 सेंटीमीटर काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये कट जाएगा, 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 सेंटीमीटर तो ये कट जाएगा। अगर हम इधर से 3 3 सेंटीमीटर काट देंगे तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 सेंटीमीटर तक कटेगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर फिर बाद में इधर मेरा बर्बाद चला जाएगा, जबकि यहाँ पे बोला बिना किसी हानि के घनों का न्यूनतम संख्या। तो 1 सेंटीमीटर ये बर्बाद ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 और 16 का HCF ले लेंगे, तो 12 16 का HCF कितना हो जाएगा? 4। अगर हम 4 4 सेंटीमीटर का वर्ग काटते हैं, अगर हम इसी में से 4 4 सेंटीमीटर का वर्ग काटते हैं, देखिए 4 यहाँ, 4 4 8, 4 12, ये भी पूरा मतलब कट जाएगा। इधर हम काटेंगे तो 4 4 8, 4 12, 4 16, ये लंबाई भी पूरा कट जाएगा, तो कहीं भी बर्बाद नहीं जा रहा है। तो अगर घनाभ या घन में से किसी में से अगर
घनाभ या आयत में से वर्ग या घन काटना है, तो जो वर्ग या घन का जो लंबाई होगा वो घनाभ के तीनों भुजा के लंबाई का HCF हो जाएगा। तो 6, 12, 15 का जो HCF क्या होगा 3, इसका मतलब घन का जो भुजा होगा वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो घन का न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो घन का न्यूनतम संख्या क्या होगा, बड़ा वाला का आयतन माइनस छोटा वाला का आयतन, तो बड़ा घनाभ है यानी घनाभ का आयतन बटा 1 घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 6 गुने 12 गुने 15, और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी भुजा क्यू, यानी घन का आयतन भुजा क्यू। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 3 से 2 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 5 का 20 दूना 40, यानी जो घन का न्यूनतम संख्या होगा वो 40 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुपहिया के सामने पहिए की परिधि 6 सेंटीमीटर और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है, यानी एक पहिए की परिधि 6 फीट है और ये एक पहिए की परिधि 9 फीट है, टोटल परिधि 9 फीट है। तो यानी एक फीट में ये एक चक्कर में ये 6 फीट घूमता होगा और एक चक्कर में ये 9 फीट घूमता होगा। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए से 10 परिवहन अधिक लगता है, यानी अगर x फीट चलेगा और एक फीट में अगर 6 एक बार में ये 6 फीट जाता है तो x दूरी अगर हम x टोटल फीट मान लेंगे, टोटल दूरी x फीट था, तो एक बार में 6 फीट जाता है, अगर हम x को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना चक्कर लगेगा वो निकल जाएगा, कितना बार घूमेगा। अगर हम इसी x को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार ये घूमेगा वो पता चल जाएगा, और इस दोनों के घूमने का जो अंतर है संख्या में वो 10 दिया गया, 10 परिभ्रमण अधिक करता है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, ऊपर 3x माइनस 2x यानी x बटा 18 बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 180, यानी टोटल कितना दूरी होगा 180 फीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर एक शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक शंकु बनाना है, इस शंकु को बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़ा और कितने मीटर लंबे कपड़े का जरूरत बनेगा। जैसे एक तंबू बनाना है, ये तंबू का जो क्षेत्रफल होगा वो इस कपड़ा के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना क्षेत्रफल में तंबू रहेगा उतना ही क्षेत्रफल में कपड़ा भी रहेगा। तो तंबू का जो त्रिज्या दिया गया वो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब जो एल होगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 7 त्रिज्या दिया गया और 24 ऊंचाई दिया गया, तो जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा 7, 24, 25 ट्रिपलेट के अनुसार। अब शंकु का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आयताकार कपड़ा है उसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई के बदले में 22/7 और त्रिज्या 7 और एल के बदले में 25, यानी तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी जो लंबाई होगा ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 220 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, 220 मीटर कपड़ा का लंबाई आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्या का औसत अगर 6 है तो इस दोनों संख्या का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा 12। औसत जब 6 है तो योग 2 से गुना कर देंगे, और व्युत्क्रम का जो औसत है वो 3/16 है, तो इसका मतलब व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 3/16 गुने 2, यानी 2 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा, यानी 3/8 व्युत्क्रम का योग आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको क्या करेंगे ऑप्शन बेस्ड बनाएंगे। तो 3/8 लाना है तो हम क्या करते हैं 8 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 8, 4 का योग 12 हो रहा है, इसका व्युत्क्रम का योग करेंगे यानी 1/8 प्लस 1/4, तो यानी 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 बचेगा, यानी 3/8 आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस सवाल को ऑप्शन से बना लेंगे, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी
एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे लिखते हैं अगर 100 रुपया क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। 20% लाभ पे बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता है, ये बोला जा रहा है, यदि वो 80 रुपये में खरीदा होता है 20% कम में और 5 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता है। अगर यानी 80 रुपये में खरीदता है तो उसको 25% लाभ होता है, तो इसका मतलब कितना में बेचेगा 125/100 में, यानी 25×5 4, यानी 4 से 20 बार में, यानी 20×5 100 रुपये में बेचेगा। अगर 80 रुपये में खरीदता है तब क्या होता है उसको 25% का लाभ, इसका मतलब 100 रुपये में बेचेगा। तो कितना कम में बेच रहा है 10 रुपये कम में बेच रहा है, सॉरी 20 रुपये, कितना कम में बेच रहा है 20 रुपये में कम में। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5 रुपया कम में बेचता है, यानी ये 20 का वैल्यू 5, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/20। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/20 × 100, ये 20 से 5 बार में, यानी 25 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, यदि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को और 100 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, अगर कहीं पे 42 + 57 58 ले लेते हैं बट्टा 4 दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या कर सकते थे कि इस दोनों को जोड़कर 4 से भाग भी कर सकते थे। दूसरा तरीका, हम दोनों बगल अलग अलग शेष निकाल के उसको भी जोड़ सकते थे। जैसे हम यहाँ शेष निकालेंगे तो 2 बचेगा, 40 तक कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। यहाँ शेष निकालेंगे तो 56 तक कट जाएगा और 2 शेष बच जाएगा। तो टोटल शेष कितना बचा 4। अगर इस टोटल शेष 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो हम अलग अलग निकाल के भी हम लोग शेष को निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर कहीं पे 36 नहीं, अगर कहीं पे लिखे 38 × 41, अगर हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 36 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा, और यहाँ भी 39 तक कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो टोटल कितना शेष बचा, यहाँ बीच में गुना है, यानी यहाँ भी गुना कर देंगे, टोटल 4 शेष बचा 3 से भाग देने पर। अब ये 3 से ज़्यादा आ गई, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से भाग देना पड़ेगा, यानी 4 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 3, यानी 1 शेष बचेगा। कहने का मतलब है हम अलग अलग शेष निकाल के बीच में गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, अब प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। जिससे अगर हम 100 फैक्टोरियल लें, 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 100 × 99 × 98, ये आते आते कहाँ तक जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 कट जाएगा, यानी शेष कुछ बचेगा ही नहीं। उसी तरह अगर हम 99 फैक्टोरियल लें, ये हटा देते हैं, यानी 100 फैक्टोरियल का अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कोई शेष नहीं बच रहा है। अगर हम 99 फैक्टोरियल लें तो 99 फैक्टोरियल को 99 × 98 × 97, 8 7 6 5 4, यानी यहाँ भी 8 कट जाएगा तो कोई शेष नहीं बचेगा। उसी तरह 98 फैक्टोरियल अगर लेंगे, 98 फैक्टोरियल, तो 98 × 97, ये भी 8 7 6 5 4, कोई शेष नहीं बचेगा। 97 फैक्टोरियल, तो यानी 8 फैक्टोरियल से ऊपर जितना भी रहेगा उसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर 7 फैक्टोरियल लें, जैसे 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल लेगा तो क्या लिखेंगे इसको 8 × 7 × 6 × 5, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 8 कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा। यानी 8 फैक्टोरियल से ऊपर जितना भी रहेगा सब में 8 आ जाएगा। जब सब में 8 आ जाएगा तो 8 से भाग देने पर तो 0 शेष बचेगा। उसी तरह अगर हम 7 फैक्टोरियल को लें तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 8 मिलकर इसको काट देगा तो शेष 0 आएगा। उसी तरह अगर हम 6 फैक्टोरियल को लेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी ये 4 दूना 8 काट देगा, यानी 6 फैक्टोरियल में भी 0 शेष बचेगा। अगर हम 5 फैक्टोरियल लेंगे तो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा 0 शेष बचेगा। 4 फैक्टोरियल लेंगे तो 4 फैक्टोरियल में भी क्या होगा 0 शेष बचेगा, यानी 4 फैक्टोरियल तक मेरा 0 शेष बच गया। यानी इसके इधर जितना भी आया सब में 0 शेष बच गया। अब जो मेन शेष बचेगा वो इसी तीनों में बचेगा। 1 फैक्टोरियल में कितना शेष बच जाएगा 1 शेष बच जाएगा,
1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल का 2 गुना 1 2 लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना शेष बचेगा, 9। अगर हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1 बचेगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे प्रोवाइड हर रोज़ किया जाता है, और जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।